हेलो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी 2025 में जो भी 101 शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था पूरा सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पूरा 101 शिफ्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ। और कराने वाला नहीं, मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। तो आज डे 9 है। आज हम करने वाले हैं 2 तारीख 12वां महीना 2025 को जो सेकेंड शिफ्ट था उसका हम आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले जो 2025 में जो भी शिफ्ट हुआ था इससे पहले 2 तारीख से पहले उसका पूरा सॉल्यूशन मैं करा दिया हूँ। मतलब डे 1, डे 2, डे 7 ये सभी मैं करा दिया हूँ। ओके, तो आज डे 9 है। आज हम करने वाले हैं सेकेंड शिफ्ट 2 तारीख 12वां महीना का। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको सब कुछ सेटअप दिखा देता हूँ। ये है बोर्ड, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी 2025। ठीक है, मतलब आज हम करने वाले 2 तारीख 12वां महीना 2025 का जो सेकेंड शिफ्ट था उसका आज हम करने वाले हैं। और आज होगा डे 9। ठीक है दोस्तों, आज हम डे 9 स्टार्ट करेंगे। तो ये बोर्ड है, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करूँगा और सामने क्वेश्चन देखने के लिए मेरे पास लैपटॉप है और यहाँ पे मैं फ़ोन अटैच करूँगा। और ये है माइक रखने के लिए स्टैंड, ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक माइक है। ओके, तो इस तरीके का कुछ सेटअप है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब पसंद आएगा। पसंद से भी ज़्यादा मुझे लगता है आपको सॉल्यूशन देखना चाहिए। ठीक है, ये सब तो सेकेंडरी चीज़ है, मेन फोकस आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं डे 9। आज हम करने वाले हैं सेकेंड शिफ्ट 2 तारीख 12वां महीना 2025 का। ओके, तो डे 9 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 9। तो ये है पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। आकाश, सुमन और राज ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 1720, 1690 और 1240 निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 1440 है तो लाभ में राज का हिस्सा कितना है? तो देखो दोस्तों, ये है पार्टनरशिप का क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, आकाश को ए से दर्शा लेता हूँ, सुमन को एस से और राज को आर से। उसके बाद ये लोग व्यवसाय शुरू कर रहे तो इन्वेस्टमेंट किए हैं, निवेश किए हैं, तो इसको मैं आई से दर्शाऊंगा। तो यहाँ पे आई हो जाएगा, ए मतलब आकाश का ये है 1720, 1690 ये एस का हो जाएगा, एस यहाँ पे है सुमन, और आर है यहाँ पे 1240। तो आर मतलब राज ने इतना निवेश किया। और क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में बोला है वर्ष के अंत में लाभ। तो जब भी वर्ष के अंत में बोल दिया तो आपको ये सेंस निकालना पड़ेगा। यहाँ पे समय बराबर है ना? समय यहाँ पे कितना है? समय 12 महीना है ना? 12 महीना सभी का समय बराबर होगा। तो जब भी समय बराबर हो तो जो प्रॉफिट होगा इसी रेशियो में होता है। तो यहाँ पे 0 से 0 काटेंगे क्योंकि रेशियो हमें लेना है यहाँ पे। तो 172, 169, 124, तो ये हो जाएगा इसका प्रॉफिट 172, 189, सॉरी 169, 124। तो ये लोग का प्रॉफिट आ चुका है। बट क्वेश्चन में दिया है टोटल प्रॉफिट 1440। तो 1440 प्रॉफिट है टोटल, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 4 13, 13 14 15 का 5 हासिल 1, 1 2 3 6 3 9, 9 7 16 का 6 हासिल 1, 1 2 3 4, तो 465 आ चुका है यहाँ पे जब हम जोड़े। और हमें निकालना है राज का लाभ। तो राज का लाभ ये हो जाएगा 124, तो हम 124 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे राज का लाभ आ जाएगा। ओके, प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब हम इसको गुणा कर लेते हैं। तो इसको हम गुणा करेंगे तो ये क्या 3 से जाएगा? क्या 3 से तो नहीं जाएगा लग रहा है। 3 क्या ये 4 गुना है क्या? 4 पंचे 20। एक काम करते हैं, 465 का 4 गुना करते हैं। 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 6 24, 25 26 का 6 हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18। अरे ये तो 4 गुना तो नहीं हो रहा है, 4 चौक 16। अच्छा, ये तो वैसे ही ज़्यादा हो जा रहा है। क्या ये 3 गुना है? 3 गुना भी नहीं हो सकता। 3 पंचे 15, ये तो 0 है यूनिट डिजिट। तो चलो एक काम करते हैं, छोटा छोटा करके काटते हैं। 5 से काटेंगे, 5 1 कम 5 7 35, 5 5 नियम 45, 1 बचा, 5 दिया 15। इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 नियम 45, 5 बचा था ना? नहीं, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 नियम 9 बार में नहीं जाएगा, 8 बार में जाएगा। 5 8 40, फिर 4 बचा, 5 8 40। अब ये कितनी बार में जा सकता है? क्या ये 3 बार में जाएगा? 9 या 27। तो दोस्तों लग रहा है कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? एक काम करते हैं, फिर से चले छोटा छोटा करके काटते हैं। 9 3 12, अरे मार 8 16 17 18। 3 से काटेंगे तो 3 3 9, 3 1 3। और इसको काटेंगे 3 से तो 3 7 21, 3 3 नियम 27, 1 बजा, 3 छक्के 18। तो 31 का ये देख सकते हैं, ये 4 कम 4 4 13, तो ये 31 का 4 गुना, 31 का 4 गुना ये हो गया। तो 96 गुना 4 करेंगे तो 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 नियम 36 और 2 38, तो 384 आ गया आर का। आर मतलब राज का प्रॉफिट आ चुका है 384। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक कार शहर ए से शहर बी तक 150 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है।
वापसी की यात्रा में भारी ट्रैफिक के कारण कार की चाल कम हो जाती है। यदि आने जाने की कुल यात्रा का समय 7 घंटे 30 मिनट है तो वापसी यात्रा के दौरान कार की चाल कितनी है। तो यहाँ पे काम करते हैं, मान लेते हैं शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी है, ये है 150 किलोमीटर। इस तरीके से हम डायग्राम बना लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पे बोल रहा है ये जो 150 किलोमीटर की दूरी जब जा रहा है तो इसका स्पीड दिया है डिस्टेंस 150 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं, सॉरी यहाँ पे जो दिया है उसको लिखते हैं। सबसे पहले स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम यहाँ से हो जाएगा 150 को 60 से भाग करेंगे तो 0 से 0, 6 3 18 नहीं 6 दूरी 12, 3 बचा दशमलव आ चुका है, 6 पंचे 30, 2.5 आवर कट समय लग गया जाने में। और बोल रहा है वापसी की यात्रा में भारी ट्रैफिक के कारण कार की चाल कम हो जाती है, ठीक है। यदि आने जाने में कुल यात्रा का समय 7 घंटे तो टोटल समय दे दिया है 7 घंटा 30 मिनट। ये टोटल समय दिया है जाने में और आने में, बट जाने में तो समय हम निकाल चुके हैं 2.5, है ना। ये हो जाएगा 7.5 घंटे में इसको बदल सकते तो ये आएगा। तो टोटल समय इतना है, इसको हम माइनस कर लेंगे तो अब आने में समय निकल जाएगा। 7.5 में से इतना घटाएंगे तो ये आएगा 5/4। तो अब आने में इसका समय इतना लगेगा, बट क्वेश्चन में दिया निकालना क्या है, तो वापसी यात्रा के दौरान कार की चाल कितनी हो जाएगी। तो आने में इसका समय निकालना है तो यहाँ पे समय हो जाएगा चाल निकालना है तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पे अभी भी 150 किलोमीटर तय करेगा, बट समय हो जाएगा 5, तो ये किलोमीटर और ये 4, तो ये हो जाएगा 5 का 5, 5 दिया 15 और ये 30, तो स्पीड हो जाएगा 30 किलोमीटर पर 4। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। यदि cos अल्फा बराबर 5/13 जहाँ a न्यून कोण तो सेक a माइनस 10a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे cos अल्फा दे दिया है 5/13, ठीक है दोस्तों, 5/13 दे दिया है यहाँ पे cos अल्फा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है न्यून कोण, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये cos अल्फा 5/13 जब भी इस तरीके से हो यहाँ पे एक ट्रेंगल बनाएंगे, ठीक है। ट्रेंगल यहाँ पे अल्फा अगर मान लेते ये अल्फा है और cos अल्फा क्या होता है, cos अल्फा होता है एडजेसेंट अपॉन कर्ण, मतलब सामने वाली भुजा, ये 5 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। तो जब भी इस तरीके से वो एक ट्रिपलेट बनेगा 5 12 13 का, है ना, 5 12 13 का ट्रिपलेट। तो ये 13 है और ये 5 है ना, ये 13 ये 5 तो ये 12 हो जाएगा। आप यहाँ पे पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, बट पाइथागोरस लगाने में आपका समय बर्बाद होगा। आप सिंपली याद कर लीजिए इसको 5 12 13, तो ये 5 होगा, ये सबसे लंबी भुजा कर्ण ये 13 हो जाएगा। आप हमेशा याद रखिए जो भी लंबा वाला होता है, मतलब ये लंबा वाला सबसे बड़ा, तो यही सबसे बड़ा होगा। उसके बाद ये 12, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो चुका है cos अल्फ़ा और लंब कर्ण सब कुछ आ चुका है। तो यहाँ पे सेक अल्फ़ा या मतलब यहाँ पे अल्फ़ा और a मतलब एक ही है, तो सेक अल्फ़ा माइनस 10 अल्फ़ा हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे सेक अल्फ़ा हो जाएगा, सेक अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं 1/cos अल्फ़ा माइनस 10 अल्फ़ा, तो हम नॉर्मली यहाँ से निकाल सकते हैं 10 अल्फ़ा हो जाएगा। एक काम करते हैं अगले स्टेप में लिखेंगे, तो ये cos अल्फ़ा क्या हो जाएगा इसका उल्टा, तो 5/13 ये 13/5 आ जाएगा, माइनस 10 अल्फ़ा हो जाएगा 12/5। तो यहाँ से नीचे एलसीएम आ जाएगा 5, 13 में से 12 जाएगा 1, तो ये आ चुका है 1/5। तो कौन सा ऑप्शन, ये हो जाएगा ऑप्शन 3, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 4 गुना है, उनके एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 140 है। यदि उनमें से एक संख्या 112 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो जो बोला है उसके हिसाब से हम लिखते जाते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है जो एलसीएम है ना, एलसीएम है एचसीएफ का 4 गुना है, एचसीएफ का 4 गुना। उसके बाद बोल रहा है एलसीएम और एचसीएफ का योगफल, एलसीएम प्लस एचसीएफ का योगफल 140। देखो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे नहीं लिखना है, ये इनकरेक्ट है, बट यहाँ पे समय बचाने के लिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। यहाँ पे ए बी संख्या आएगा, ठीक है, एलसीएम 2 संख्या का, एचसीएफ 4 गुना होगा दूसरी संख्या का, मतलब दोनों संख्या का, इस तरीके से होता है, बट यहाँ पे समय बचाने के लिए मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बोल रहा है एक संख्या 112 है, एक संख्या 112 है। अब देखो यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे 4 लिख लेंगे, मतलब एलसीएम बराबर 4 एचसीएफ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 एचसीएफ प्लस एचसीएफ हो जाएगा बराबर 140। तो यहाँ पे 5 एचसीएफ हो जाएगा 140, तो यहाँ से 5 एचसीएफ आ सकता है, यहाँ से 5 दूनी 10, 4 बचा 5 8 40, तो एचसीएफ आ चुका है 28। अब देखो एचसीएफ 28 है, तो यहाँ पे एलसीएम निकाल सकते हैं अब, है ना। एलसीएम क्या हो जाएगा, एचसीएफ एलसीएम का ये एलसीएम हो जाएगा इसका एचसीएफ 28 प्लस 4, तो 4 8 32,
4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, तो 112 आ चुका है एलसीएम। तो देखो दोस्तों 112 संख्या थी, है ना, एक संख्या 112। तो यहाँ पे देखो सिंपल तरीका करने का यही था, योग 140 है, 140 है, तो अगर एक संख्या 112 तो दूसरी संख्या 28 होगी। आप बिना ये सब कैलकुलेशन किए आप राइट कर सकते हो आंसर ऑप्शन 3, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको पूरा करने के लिए, इसी के लिए मैं आपको पूरा इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया भी हो जाए कि कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे। शॉर्टकट में तो आप इसका 28 कर सकते थे, क्योंकि 28 और दूसरी संख्या 112 इसका जोड़ करेंगे तो 140 आना चाहिए। 8 2 10 हासिल 1 2 3 4 और एक 140, ठीक है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो एचसीएफ होता वो एक क्रॉप प्राइम फैक्टर होता है ना। जो एचसीएफ होगा इसी के मल्टीपल में ही वो संख्या होती है। तो एक संख्या तो इसका मल्टीपल आ चुका है 28, है ना, 28, और दूसरी संख्या भी होगा इसी का मल्टीपल। तो दूसरा मल्टीपल था कहाँ था 112, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। प्रखर और रिया ने मिलकर एक व्यवसाय में 33,500 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 6,700 के कुल लाभ में से प्रखर का हिस्सा 2,000 था। प्रखर का निवेश कितना था? तो देखो दोस्तों सबसे आसान तरीका मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा प्रखर का निवेश निकालने का। एक लाइन में प्रखर का निवेश हमें निकालना है, प्रखर का निवेश हमें निकालना है। तो प्रखर का लाइट गोल हो चुका है दोस्तों, चलो अब हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो दोस्तों अभी लाइट गोल हो चुका है, तो मैं सोच रहा था अभी रोक लेता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ इसको कंप्लीट कर लेता हूँ ये क्वेश्चन को, उसके बाद मैं स्टॉप करूँगा, ठीक है। तो प्रखर का हम निवेश निकाल रहे थे, तो प्रखर का निवेश निकालने का एक लाइन में आपको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रखर का हिस्सा, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है ऊपर लिखेंगे। तो ये हो रहा है प्रॉफिट 2,000। अब टोटल यहाँ पे मतलब ऊपर में प्रखर का प्रॉफिट है, अब नीचे हम लिखेंगे टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है 6,700, ये हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। अब यहाँ पे हम गुणा करेंगे टोटल निवेश से। प्रखर और रिया ने मिलकर एक व्यवसाय में 33,500 का निवेश किया, तो हम यहाँ पे 33,500 से गुणा करेंगे। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो आ जाएगा प्रखर का निवेश। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लेंगे, तो जो बचा है अब हम इसको लिख लेते हैं 2,000/67 गुना 3,335। तो अब हम इसको एक काम करते हैं, क्या ये 5 गुना है क्या इसका? 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, एक काम करते हैं यहाँ कर लेते हैं। 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3, 5 छक्के 30 और 3 33, तो 335 आ चुका है। हाँ ये 5 गुना है, तो ये हो जाएगा 37 गुना 5 335। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2,000 गुना 5 ये हो जाएगा 0 0 0 5 दूनी 10, तो 10,000 आ चुका है प्रखर का निवेश। तो कौन सा है ऑप्शन? तो ऑप्शन 4 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन 4। तो दोस्तों अभी ना वीडियो मैं रोक ले रहा हूँ क्योंकि अभी लाइट गोल हो चुका है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, मतलब हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो आप इसे मात्र 1 सेकंड में कर सकते हैं, कम से कम 1 सेकंड तो नहीं, कम से कम 5 सेकंड लगेगा। यहाँ पे आप यूनिट डिजिट से इसे कर सकते हो। ओके, दशमलव के बाद आप देख सकते हो 2 डिजिट है। ओके, तो सभी जगह अगर दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आप देख लो 9 9 9, तो 3 बार 9 को जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, है ना। फिर यहाँ पे कोई संख्या आएगा, फिर दशमलव के बाद कुछ ना कुछ आएगा। तो आप देख सकते हो जिसका यूनिट डिजिट 7 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन दूसरा देख सकते हो, यही होगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक निर्माता एक ट्रांजिस्टर को 20% लाभ पर 840 में एक दुकानदार को बेचता है, फिर दुकानदार उसे 10% लाभ पर ग्राहक को बेचता है। निर्माता के क्रय मूल्य और ग्राहक के क्रय मूल्य में कितना अंतर है? तो यहाँ पे ये थोड़ा सा देखो, एक निर्माता एक ट्रांजिस्टर को एक दुकानदार को बेच रहा है, तो ये अगर निर्माता हो गया और ये दुकानदार हो गया। क्या बोल रहा है? निर्माता जो है एक ट्रांजिस्टर को 20% लाभ पर 840 में एक दुकानदार को बेचा, 840 में बेचा इसको, ठीक है, 840 में बेचा और इसको 20% का लाभ हो रहा है। तो ये तो एसपी हो गया इसके लिए एसपी हो गया ये, बट दुकानदार के लिए तो ये क्रय मूल्य हुआ, है ना। मतलब अभी ये समझो निर्माता बेच दिया इसको 840 में, तो निर्माता ये एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो सीपी कैसे निकालेंगे? सीपी हम निकाल सकते हैं 840, 20% लाभ हो रहा है क्वेश्चन में बोला है, तो ये हो जाएगा 20% लाभ मतलब 120, और हमें सीपी निकालना है मतलब क्रय मूल्य निकालना है, तो 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद या ये 12 से जाएगा, 12 पंचे 60, 12 72, 12 सत्ते 84, और ये एक 0 और यहाँ एक 0, 70 और 10 का गुणा करेंगे तो 700 आएगा। तो यहाँ पे सीपी आ जाएगा इसके लिए 700, ठीक है। इसके लिए सीपी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सीपी हो गया 700, एसपी हो गया 840। अब आगे क्वेश्चन में बोला है जो दुकानदार है उसे 10% लाभ पर ग्राहक को बेचता है। अब ये ग्राहक आ गया,
ठीक है। ग्राहक आ गया, अब ये 840 इसका सीपी था, 10% का लाभ पे बेच रहा है, मतलब 840 की चीज़ को 10% लाभ मतलब 110 में बेचेगा। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 11 से 84 गुणा करेंगे तो 4, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 1 9, तो 924 में इसको बेच दिया। ठीक है, ये सीपी इसके लिए 840 हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 924। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में आगे, निर्माता की क्रय मूल्य, ये निर्माता का क्रय मूल्य ये हो गया है ना। एक काम करता हूँ, इसको मिटा लेता हूँ सबसे पहले। दोस्तों गाड़ी का ये आवाज़ ना बहुत डिस्टर्ब करता है, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ टाइम से। 2 सेकंड दोस्तों, बस गाड़ी जाने दो। तो क्वेश्चन में बोला है, हाँ, तो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था निर्माता का जो क्रय मूल्य और ग्राहक का क्रय मूल्य, निर्माता का क्रय मूल्य 700 आ जाएगा और ग्राहक का ये इसके लिए क्रय मूल्य ये हो जाएगा। तो उसके बीच में कितना अंतर है, तो 924 और 700 को हम घटाएंगे तो ये आएगा 4, 2, 9 में से 7 गया 2, तो 224 आ गया। तो कौन सा है ऑप्शन, तो ऑप्शन दूसरा दिख रहा है 224, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, तो इसको हम चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 की पावर 4 है और उसकी भी पावर 3 है, जब भी इस तरीके से हो तो पावर गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 दिया 12। वैसे ही ये हो जाएगा 5 की पावर 2 है, मतलब 2 की पावर 5 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 5 और गुणा 2, तो 2 की पावर 5 दूनी 10, उसके बाद भागित 2 की पावर 7। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये 2 की पावर 12 गुना 2 की पावर 10, तो आप ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, ए की पावर एम बराबर ए की, सॉरी यहाँ पे गुणा है, ए की पावर एम एन की ए की पावर एन, तो ये हो जाता है ए एम प्लस एन। ठीक है, तो यहीं पे यूज़ करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 12 प्लस 10, ये हो जाएगा 22 भागित 2 की पावर 7। आप यहाँ पे 2-3 तरीके से इसको भी कर सकते हो, बट मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। तो देखो 2 की पावर 22 भागित 2 की पावर 7, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 22, ये भागित है तो ये बीच में माइनस हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा 7, तो 22 में से 7 जाएगा, ये कितना बचेगा, 22 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा 22 में से 7 जाएगा तो 2 गया, फिर 2 की पावर 15। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में देख सकते हैं दोस्तों, ये शायद लग रहा है 2 की पावर 15 आएगा ये, है ना, क्योंकि इस तरीके से तो हो ही नहीं सकता। 215 210 ये एक्चुअली में ऐसा लिखा है 2 की पावर 10, 2 की पावर 15, 2 की पावर 7 और ये 2 की पावर 12। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन होगा। तो कौन सा है राइट आंसर हमारा, तो ऑप्शन दूसरा दिख रहा है 2 की पावर 15, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक परीक्षा में स्कूल X से उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत उस स्कूल में उपस्थित छात्रों की संख्या का 80% है। स्कूल Y में उपस्थित छात्रों की संख्या स्कूल X से 15% अधिक है और उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या X से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या से 30% अधिक है। स्कूल Y से उपस्थित छात्रों की संख्या में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले पढ़ो, क्वेश्चन में पढ़ो, और मैं आपको एक हिंट दे दूंगा। देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप सबसे लास्ट में इसको करना, क्योंकि अगर आप शुरू में इसको करने लगोगे तो हो सकता है ये आपका समय ले ले, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ले ले, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है और घुमा दिया है क्वेश्चन को, बट है ये सबसे आसान। क्यों है आसान, बस ये प्रतिशत से थोड़ा खेलना है आपको। ठीक है, तो देखो आप प्रैक्टिस करो, अगर नहीं बन रहा है तो मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। तो देखो क्वेश्चन में बोला है एक परीक्षा में स्कूल X, ये मान लेते हैं यहाँ पे X है, से उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत स्कूल से उपस्थित छात्रों की संख्या, तो यहाँ पे उत्तीर्ण की बात हो रही है और उपस्थित की बात हो रही है, और बोल रहा है जो उत्तीर्ण छात्रों का जो प्रतिशत है स्कूल से उपस्थित छात्रों की संख्या का 80% है। उपस्थित छात्रों की संख्या का 80%, अगर ये उपस्थित 100 हैं तो इसका 80% 80 आएगा, इतने उत्तीर्ण हैं। उसके बाद बोल रहा है वाई, यहाँ पे वाई बना लेते हैं, यहाँ पे बनाता बट थोड़ा सा जगह कम पड़ेगा इसलिए नीचे बना रहा हूँ मैं। उसके बाद बोल रहा है वाई में उपस्थित छात्रों की संख्या, यहाँ पे उपस्थित और उत्तीर्ण, उपस्थित कितना है, क्वेश्चन में बोला है उपस्थित छात्रों की संख्या स्कूल X से 15% अधिक है, स्कूल X से 15% अधिक है, तो ये 100 है तो उपस्थित यहाँ पे 15% अधिक हो जाएगा 115, है ना। उसके बाद आगे बोला है उत्तीर्ण छात्रों की संख्या स्कूल X से, और बोल रहा है उत्तीर्ण छात्रों की जो संख्या है स्कूल X से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या से 30% अधिक है, मतलब 80 से 30% अधिक है Y का जो उत्तीर्ण है। तो यहाँ से 80 का
हम 30% अधिक निकालेंगे तो ये हो जाएगा 130%। तो यहाँ से 0 से 0 काट लेंगे तो 13 पंचे 65, 13 छः 78, 13 सत्तर 91, 13 अट्ठे 104। तो उत्तीर्ण आ जाएगा 104। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है स्कूल वाई से उपस्थित छात्रों की संख्या में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है हमें ये बताना है। तो यहाँ पे 104 उत्तीर्ण हुए, उपस्थित कितने थे 115। तो हमें इसको प्रतिशत में निकालना है कि कितने उत्तीर्ण छात्र हुए। तो यहाँ पे उत्तीर्ण हुए 104, उपस्थित कितने थे 115। तो नीचे 115 लिखेंगे क्योंकि उपस्थिति में ही हमें प्रतिशत निकालना है। तो और यहाँ पे प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये 5 से 5 दूनी 10, ये 0, 5 दूनी 10, 1 बचा 5 दिया 15। उसके बाद एक काम करते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं। 0 2 चौक 8, 2 चौक 8, 0 2 1 कम 2। अब इसको भाग करेंगे 23 से, तो ये कितनी बार में जाएगा। तो एक काम करते हैं, 8 से भाग देंगे या 9 से भाग देंगे। अगर 8 से भाग देंगे तो 8 तिया 24, 8 से भाग करेंगे तो 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 8 दूनी 16, 17 18, 184 आ गया। इसमें और एक बार 9 से गुणा करके देखते हैं। 4 3 7, 8 2 10 का शून्य हासिल 1, ये 2, 207 आ रहा है। तो ये 9 बार में जाएगा। ओके, 9 बार में 207। 8 में से 7 क्या 1, और ये 1 0, ये हो जाएगा 0 0, मतलब हासिल आ चुका है 0। अब ये तो भाग नहीं जाएगा, हमें एक क्या लेना पड़ेगा, 0 यहाँ पे उतार लेना पड़ेगा। तो ये 0 से तो कोई फ़ायदा नहीं, तो यहाँ पे अब दशमलव लगाएंगे, फिर से 1 0। अब ये कितनी बार में जाएगा, ये 23 गुना 5, ये हो जाएगा 115। बट 115 तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये 4 बार में जाएगा। तो 4 बार में 3 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो ये इतनी बार में जा रहे हैं 90.4%। तो 90.4% हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन देख सकते हो, पहला ऑप्शन। आप 9 को ही देख के आंसर कर सकते थे पहला, क्योंकि पहला ही ऑप्शन है जिसमें 9 आ रहा है शुरू में। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। यदि 1 मीटर लंबी एक ट्रेन 59 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में पार करती है, यदि रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई 289 मीटर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया वैसे हम डायग्राम बना लेते हैं। तो ये एक ट्रेन है, ओके, ये ट्रेन है। ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो ये एक प्लेटफॉर्म हो गया। और यहाँ पे ट्रेन का लेंथ है, यदि 1 मीटर लंबी ट्रेन, तो लेंथ का ट्रेन है x, मतलब ट्रेन का लेंथ है x मीटर, और इसका स्पीड दे दिया है 59 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बोला है रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये दे दिया है रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई 289 मीटर, और इसको पार करने में समय ले रहा है, मतलब ये ट्रेन पार कर रहा है रेलवे प्लेटफॉर्म को, ये है 9 सेकेंड में। तो हमें यहाँ पे निकालना है ट्रेन का लेंथ। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, ये होता है ट्रेन ऑफ क्रॉसिंग, मतलब कितने समय में प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है वो टाइम है यहाँ पे, और यहाँ से लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों को जोड़ लेंगे, और नीचे स्पीड ऑफ ट्रेन। तो यहाँ से हम ट्रेन ऑफ क्रॉसिंग, ये तो दिया है, एक काम करते हैं यहीं पे लिख लेते हैं। ये 9 सेकेंड बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन, तो ये x है, और प्लेटफॉर्म का लेंथ है 289, और स्पीड ऑफ ट्रेन दे दिया है 59। ओके, तो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से 9 से गुणा करेंगे तो 9 में 81 का 1 हासिल 8, 9 पे 45 और 8, 45 और 8 हो जाएगा 53 बराबर x प्लस 289। अब x बराबर आ जाएगा, घटा लेंगे इसको, 289, 11 में से 9 जाएगा 2, ये हो जाएगा 12, 12 में से 7 जाएगा 5, 4 में से 2 जाएगा 2। तो लेंथ ऑफ ट्रेन आ चुका है 252। तो कौन सा है ऑप्शन, 252, 253, 252, ये ऑप्शन 3। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। रवि के पिता की आयु रवि की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु रवि की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है वही हम सबसे पहले लिखेंगे। रवि के पिता की आयु, तो रवि के पिता ये है, मान लेते हैं पिता, और ये हो जाएगा रवि। क्वेश्चन में बोला है जो रवि के जो पिता है, जो पिता की आयु है, रवि की आयु की 4 गुनी, अगर ये 1 है तो ये 4 गुना हो जाएगा इनका, है ना, पिता 4 गुना हो जाएंगे। उसके बाद बोल रहा है 5 वर्ष बाद, तो ये वर्तमान हो गया। उसके बाद 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, उसके बाद बोला है 5 वर्ष बाद पिता की जो आयु है, ये पिता की जो आयु रवि की आयु की 3 गुनी, रवि की आयु की 3 गुनी, अगर रवि 1 है तो ये 3 गुना हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन में बोला है पिता की आयु रवि की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। उसके बाद बोला है रवि की वर्तमान आयु, तो जब भी इस तरीके से हो हम यहाँ पे डिफरेंस मेथड लगाएंगे, ठीक है। 2 रेशियो यहाँ पे, 2 रेशियो यहाँ पे, और बीच में वर्ष दिया हो तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे डिफरेंस मेथड लगाएंगे। अब डिफरेंस मेथड होता क्या है,
देखियो शुरू का डिफरेंस कितना है, मतलब इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है 3 और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 2, है ना, 2 आ रहा है। तो हमें डिफरेंस बराबर करना है, तो यहाँ पे हम 3 का गुणा कर देंगे और यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 2 का गुणा किए तो यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे और यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे। वैसे यहाँ पे 3 का गुणा किए थे तो यहाँ भी 3 का गुणा, यहाँ भी 3 का गुणा। तो चलिए बराबर कर लेते हैं, 3 और 3 9, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 4 दूनी 8। तो अब ये हो चुका है 8 2 9 3। अब डिफरेंस देखेंगे तो बराबर आ रहा है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है ना, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है। अब डिफरेंस बराबर हो गया, हमें बराबर ही करना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जब बराबर किए तो यहाँ पे कितना ज़्यादा आ रहा है, 8 से ये 1 ज़्यादा आ रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी उतनी ज़्यादा आएगा जितना यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे 8 से कितना ज़्यादा हो रहा है, 9 हो रहा है। बट क्वेश्चन में बोला था 5 वर्ष ज़्यादा, है ना, 5 वर्ष बाद मतलब 5 वर्ष ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे 1 ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे 1 का मान आ जाएगा 5, ठीक है, 1 यूनिट का मान आ चुका है 5। तो यहाँ से 8 का मान आ जाएगा 8 पंचे 40 और यहाँ से आ जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। रवि आ जाएगा 10 वर्ष, पिता आ जाएंगे 40 वर्ष। क्वेश्चन में क्या बोला था, रवि की वर्तमान आयु, तो रवि की वर्तमान आ चुकी है 10 वर्ष। तो राइट आंसर आ जाएगा अपना आंसर 4, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। यदि किसी संख्या के 20% को 84 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होगी, उसी संख्या का 65% कितना है। तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पे बोल रहा है किसी संख्या का, तो मान लेते हैं कोई संख्या है x, ठीक है, यहाँ पे हम मान लेंगे x है। उसके बाद बोला है क्वेश्चन संख्या का 20%, संख्या का 20% हो जाएगा, ये संख्या x का 20% को 20% होता है 1/5, तो हम लिख लेंगे 1/5। अब बोल रहा है 84 में जोड़ा जाए, तो इसको 84 में जोड़ लेंगे तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होगी, तो परिणाम वही x मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है वही संख्या होगी, तो इस संख्या का 65%, यहाँ से अब हम x निकालेंगे, मतलब वह संख्या निकालेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस 5 चौक 20 का शून्य हासिल 2, 5 अट्ठे 40, 41 42 बराबर, ये 5 उधर चले जाएगा गुणे में, तो ये हो जाएगा 5x और x इधर चल आ जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 4x। तो 4x आ चुका है 420। तो यहाँ से x 4 एकम 4 0 4 पंचे 20, तो x आ चुका है 105, मतलब 105 हमारी संख्या आ चुकी है। तो अब हम इसका क्वेश्चन में बोला है 65%, तो इसका हम 65% निकालेंगे, 65/100। तो एक काम करते हैं, हम 65 से हम इसका गुणा करेंगे, 65 गुणा 105, तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट से 5 बचे 25, सभी का यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, तो इसको हम काट ले गया। तो एक काम करते हैं, 105 का गुणा 65 से करेंगे, तो 100 प्लस 5 गुणा 65, तो ये 6500 आ जाएगा। और इसका गुणा करेंगे 5 बचे 25 का 5 हासिल 2, 5 अके 30 31 32, तो ये 5 2 5 3 8 और ये 6 नीचे 100, तो नीचे 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 68.25। तो कौन सा है ऑप्शन, 68.25, ये ऑप्शन 2। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 33 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है शिक्षक की आयु, तो जब भी इस तरीके से हो हम एक सिंपल फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। शिक्षक की आयु जब भी निकालना हो तो हम इस तरीके से करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से एक लाइन में। तो क्वेश्चन में देख लो, शुरू में औसत कितना था, शुरू में औसत था 33, ठीक है। शिक्षक जब शामिल नहीं था तब उसका औसत था 33 क्लास का, मतलब कक्षा का। उसके बाद जब शामिल हो रहा है तो कितने शिक्षक शामिल हो रहे हैं, एक ही शिक्षक शामिल हो रहे हैं। जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो समझ आ रहा है कि एक शिक्षक की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक लिखेंगे। उसके बाद गुणा करेंगे। अब देखो संख्या कितना हो गया, मतलब टोटल कक्षा में कितने लोग हो चुके हैं। शुरू में 40 विद्यार्थी थे, एक शिक्षक आएगा तो 41 हो जाएगा, तो यहाँ पे 41 से गुणा करेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही वही शिक्षक का एज आ जाएगा। तो 33 प्लस 41, तो ये आ जाएगा 3 1 4 4 3 7, तो 74 वर्ष आ चुका है शिक्षक। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। किसी धनराशि को 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि इसे 3% वार्षिक अधिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता तो 960 रुपये अधिक प्राप्त होते। मूलधन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ना घुमा दिया है क्वेश्चन को, सिंपल तरीके से नहीं हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको सिंपल तरीका ही बताऊंगा और आपको ट्रिक भी बताऊंगा, मतलब शॉर्टकट मेथड। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर 3% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता, मतलब इससे ज़्यादा करता तो 960 रुपये अधिक प्राप्त होता, है ना। तो ये जो 960 रुपये अधिक आ रहा है ये 4 साल का आ रहा है। हमें 1 साल का इसको निकालने के लिए 4 से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8, 1 बचा 4 चौक 16 और ये 0, तो ये आ चुका है 1 साल का क्या ब्याज, ठीक है 240। अब बोल रहा है इतना कब आता,
3% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करता हुआ था। तो ये हो जाएगा 3%, तो मतलब 3% से इसको भाग करेंगे और मूलधन निकालना है तो 100 से भाग करेंगे, मतलब 100% से। तो प्रतिशत से ये प्रतिशत कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 3 अट्ठे 24 और ये 0, तो 80 गुणा 100, तो ये आ जाएगा 8000। तो ये आ चुका है मूलधन, ठीक है, पी मतलब मूलधन होता है, तो मूलधन आ चुका है 8000। तो कौन सा है ऑप्शन? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, इसका आयतन 1848 मीटर स्क्वायर है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन तो है सिंपल, बट थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिलेंडर की बात हो रही है, मतलब बेलन की बात हो रही है, और क्वेश्चन में बोला है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ये होता है 2πr/h, ठीक है, ये होता है। और क्वेश्चन में दे दिया है 528। उसके बाद आयतन, आयतन क्या होता है? आयतन होता है मतलब वॉल्यूम, आयतन का फॉर्मूला πr² × h, ये होता है वॉल्यूम, बट क्वेश्चन में ये भी दे दिया है 848। उसके बाद हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या होता है? 2πr/h, ये होता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ से हम 2πr² और इसको अगर हम सॉल्व करें टोटल सरफेस एरिया को, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2πr², उसके बाद 2πr/h, यही होगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं 2πr/h तो ये आ गया है, 2πr² यहाँ से हम निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, यहाँ से हम, लगता है हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 2πr/h तो ये हो जाएगा 528 और 2πr², πr², हाइट हमें पता नहीं, हाइट हमें निकालना पड़ेगा। चलिए काम करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2πr/h, 2π पाई को हमें लेना है 22/7, तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 × r/h बराबर 528। तो 2 दूनी 4, तो 11 यहाँ पे, मतलब 4 और 11 है यहाँ पे, 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 11, तो ये 2 दूनी 4, 4 से हम इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 1 बचा, 4 तिया 12, यहाँ पे 8 बचा, तो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 4 कट गया। अब 11 से करेंगे तो 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, तो r/h आ चुका है, 7 से गुणा करेंगे 12 पंचे 60, 22 12 सत्ते 84, तो r/h आ चुका है 84। अब हम निकालेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ से हम r और h रख लेंगे, तो यहाँ से एक r निकल जाएगा, मतलब रेडियस निकल जाएगा। तो यहाँ से πr, इसको हम लिख सकते हैं πr, r/h बराबर 1848, है ना, इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो 22/7 ये आ जाएगा पाई, इसको मैं काम करता हूँ इस तरीके से कर लेता हूँ, r और r/h हम निकाले अभी 84 बराबर ये हो जाएगा 1848। तो यहाँ से r आ जाएगा, तो इसको काट लेते हैं 7 से, 7 एकम 7, 2 बच 1 बचा, 7 दूनी 14, उसके बाद 12 से इसको काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 6 बचा, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 4 बचा, 12 तिया 36, 12 चौक 48। अब हम इसको काटेंगे, 2 एकम 2 एकम, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 सत्ते 14, फिर 11 एकम 11 सत्ते 77, तो r आ चुका है 7, तो रेडियस आ चुका है 7। अब हम देख सकते हैं इसमें हम क्या रख सकते हैं, 2πr², 2π r आ चुका है, तो यहाँ पे इसको हम निकाल सकते हैं, और 2πr तो ये दिया है, तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, यहाँ से 2 × 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, मतलब 7 × 7 प्लस में ये आ जाएगा 2πr/h। 2πr/h तो हम ये इसको लिख सकते हैं 528, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 से 7 कट जाएगा, इसको हम गुणा करेंगे तो 84, 44 × 7, तो यह जो है 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 चौक 28, 29 308। उसके बाद 528 में इसको जोड़ लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, तो इसको हम जोड़ लेते हैं, तो 8 8 16 का 6 हासिल 1, 2 1 3, 5 3 8, तो 836 आ चुका है। तो कौन सा है ऑप्शन? 832, 840, 836, 842, तो ये ऑप्शन 3, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना कैलकुलेशन करना है, ओके। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 5360 अंकित करता है, यदि 8% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 34% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसको करने का सबसे सिंपल तरीका, एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा। तो ये फॉर्मूला है MP/CP बराबर 100 + P/100,
100 माइनस डी। अब ये एम पी सी पी पी डी क्या है? एम पी मतलब मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, सी पी मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, पी मतलब प्रॉफिट मतलब लाभ, डी मतलब डिस्काउंट यानी छूट। तो सभी को हम यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे। मार्क प्राइस है 5360 बटे में सी पी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट 134, प्रॉफिट जोड़ लिए 134, तो ये हो जाएगा 100 में से, अब डिस्काउंट कितना है 8 है, तो 100 में से 8 जाएगा तो ये आ जाएगा 92। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 से तो नहीं जाएगा, हाँ 2 से जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, तो 2 से काटेंगे। 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 1 बचा, 2 सत्ते 14। अब हम इसको काटेंगे तो ये क्या 67 से कितनी बार में जाएगा? क्या ये 8 गुना है क्या या 80 गुना है? तो एक काम करते हैं 67 और 8, 8 सती 56। देखो 8 से मैं यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि 7 से किसी ना किसी का गुणा करूँगा तभी 6 आएगा, तो 8 ही होगा। तो 8 सती 56 का 6 हासिल 5, 8 6 48 और 5 53। तो ये आ चुका है, सही था, मतलब 8 में जो कल्पना किया था सही है, बट यहाँ पे 8 नहीं होगा, ये 80 होगा। ये 8 बार में तो ये जाएगा और ये 0 भी तो है, तो ये हो जाएगा सी पी यहाँ से आ जाएगा 80 गुना 46। ओके, आप इसको बिना कैलकुलेशन के भी आंसर कर सकते हो, क्योंकि यूनिट डिजिट देख सकते हो 0 आ रहा है, यूनिट डिजिट इसी का है। तो चलिए फिर भी हम गुणा कर लेते हैं पूरा। 8 6 48 का 8 हासिल 4, 8 चौक 32 और 4 36, तो 3680। ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 17। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 1/20 10/100 का कितना प्रतिशत है? मतलब ये बोल रहा है 1/20 10/100 का कितना प्रतिशत है। तो इसको करने का तो 2-3 तरीका है, बट मैं अभी आपको सबसे सिंपल तरीका बताऊँगा। तो यहाँ पे आप रेशियो ले लो, 1/20 और 10/100, ये रेशियो लोगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो बीच में रेशियो आप डाल सकते हो, और ये 1 0 से ये 1 0, तो ये आ चुका है 1/2 अनुपात 1। इसको हम 2 को उधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 2। अब ये क्वेश्चन बन चुका है 1 2 का कितना प्रतिशत है, तो ये 1, अब 2 का मतलब ये जो का आता है ये नीचे हम लिखते हैं, और प्रतिशत में निकालना है तो नीचे 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 एकम 2 पंचे और ये 0, तो 50% आ चुका है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 18। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप से 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से जल 50 मीटर लंबे और 44 मीटर चौड़े एक आयताकार टैंक में प्रवाहित होता है। टैंक में जल का स्तर 21 सेंटीमीटर बढ़ने में कितना समय लगेगा? तो ये है एक बेलनाकार पाइप से पानी निकल रहा है ना। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पानी से बेलनाकार पाइप से चाल से जल, हाँ पानी निकल रहा है और एक टैंक में प्रवाहित हो रहा है, तो कितना समय लगेगा 21 सेंटीमीटर बढ़ने में। तो ये दोस्तों क्वेश्चन मैं एक सुझाव दूंगा आपको। ऐसे क्वेश्चन देखो, अगर आप बेसिक से करोगे या फिर आप ऐसे क्वेश्चन को आप अप्रोच लगाओगे एग्जाम में, तो हो सकता है ये आपका समय ख़राब कर दे और आपका माइंडसेट भी चेंज कर दे। आप ये सोचने लगोगे कि अरे यार ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, इतना कठिन क्वेश्चन आ रहा है, क्या पता आगे बने भी ना ऐसा क्वेश्चन, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इग्नोर करो। जब आपके पास लास्ट में समय हो तब आप ऐसे क्वेश्चन को कोशिश करो सॉल्व करने का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं यही बोलूँगा कि आप इग्नोर करो। तो यहाँ मैं भी आपको इग्नोर अभी करने के लिए सलाह दूंगा, बट इसका आंसर अगर आपको खुद से प्रैक्टिस करो पहले। तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके मुझसे बोल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ये आपको समझ में भी ना आए, और मैं भी इसको इग्नोर ही करूँगा, ठीक है। क्योंकि आप 25 क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन आप करोगे तो हो सकता है 4-5 क्वेश्चन आप छूट जाए आपसे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप इग्नोर करो। पढ़ते साथ अगर बन रहा है तो तुरंत कोशिश करो, और कोशिश करो ऐसा कि 1 मिनट के अंदर आ सके आंसर। नहीं आ रहा है 2 मिनट लगेगा, 4 मिनट लगेगा, या फिर हो सकता है आपसे बने ही ना, तो चुपचाप इसको इग्नोर मारो, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 19। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में एंगल आर और एंगल एस के समद्विभाजक बिंदु टी चतुर्भुज के भीतर पर मिलते हैं, और एंगल एस टी आर 24 डिग्री है। यदि एंगल पी और क्यू का अनुपात 3:5 है तो एंगल क्यू और पी के मापों में कितना अंतर है? तो ये क्वेश्चन है चतुर्भुज से रिलेटेड और एंगल का क्वेश्चन। तो इसका सबसे आसान तरीका 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर करने का मैं एक आपको सिंपल ट्रिक बताऊंगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन में बोला क्या है ये मत देखो, कौन सा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है ये देखो। क्वेश्चन में बोला है क्यू पी के मापों में कितना अंतर है ना। क्यू और पी में अंतर पूछ रहा है, और यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी दिया है कि एंगल पी और क्यू का अनुपात दिया है ना। ये कितना दिया है, ये दिया है 3:5, और हमें क्या पूछ रहा है अंतर। तो देखो जो भी अंतर आएगा ये ऐसे ही कुछ आएगा। अंतर कितना है इसका डिफरेंस आ रहा है 2, है ना। इसका डिफरेंस अगर रेशियो में देखें तो 2 आ रहा है, तो जो भी आंसर होगा, है ना, जिसका ये एंगल क्यू और पी का जो भी आंसर होगा 2 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन में सिर्फ यही एक ऑप्शन दिख रहा है जो 2 का मल्टीपल है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। 2 का मल्टीपल यही है तो यही आंसर होगा, बस और कुछ नहीं करना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। निम्नलिखित योजनाओं को उनकी
छूट के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे ए बी सी 3 छूट है, हमें इसका आरोही क्रम में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का छूट निकालते हैं सबसे पहले। तो ए का छूट है 5 खरीदे 6 मुफ्त पाए, इसमें हम निकालेंगे डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट कैसे निकाल सकते हैं? देखो, जब भी इस तरीके से हो तो टोटल मुफ्त कितना मिल रहा है, फ्री में कितना है, जो 6 मुफ्त है तो 6 को ऊपर लिखेंगे, और टोटल लाया कितना घर में, इसमें बोल रहा है 5 खरीदोगे तो 5 तो मिलेगा और 6 और मिलेगा, तो मतलब टोटल 11 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे परसेंट में निकालना है, तो 100 से गुणा कर देंगे। तो अभी हो जाएगा 600/11। तो 600/11 ये कितना आ जाएगा, 11 पचे 55, 11 पचे 55, फिर 5 बचेगा, 11 चौक 44, फिर कुछ ना कुछ आएगा। चलिए आगे देखते हैं, हमें 54 मिल गया है। आगे देखते हैं किसका क्या आता है। बी का है 82% की एकल छूट, इसका डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? देखो, 82% एकल छूट तो 82% ही आएगा, क्योंकि एक ही छूट है तो 82% का ही छूट दे रहा है इसमें। सी का कैसे निकालेंगे? इसमें बोल रहा है 11% और 24% की 2 छूट दे रहा है। तो यहाँ पे हम सक्सेसिव लगा लेंगे, तो 11 + 24 माइनस 11 × 24, है ना। इसी तरीके से हम सक्सेसिव लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 11 और 24, 4 1 5, 2 1 3, 35 माइनस, देखो इसको हम गुणा करेंगे 11 से 24, तो ये 4 यहाँ पे कर लेते हैं ना, 4 4 2 6 और 2 264 आया, और नीचे 100, तो 2 जीरो के बाद, यहाँ 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये 2.64 आ रहा है। पूरा करने की अब जरूरत नहीं है, तो मतलब ये कितना आएगा, लगभग 33 से तो कम ही आ रहा है ना, 33 से तो कम आ रहा है। और ये आप देख सकते हो, ये 54 है, ये 82 है, ये 33 के आसपास है ना। तो सबसे आप देख लो, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे बोला है आरोही क्रम में, तो सबसे छोटा से सबसे छोटा पहले रहेगा 33 रहेगा, उसके बाद इससे छोटा, सॉरी मतलब इससे बड़ा 54, और इससे बड़ा है 82। ठीक है, तो यहाँ पे 33 कौन सा ऑप्शन था, 33 किस में आया, ये सी होगा। उसके बाद 54 वाला ये ए हो जाएगा, उसके बाद सबसे बड़ा 82, तो ये है बी। तो इस क्रम में हमारा ऑप्शन होगा राइट आंसर। तो सी ए बी ये देख सकते हैं चौथा ऑप्शन, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 21। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। यदि a + 1/2 = 2l, तो a² + 1/a² क्या होगा? तो यहाँ पे तो लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये वाला गलत है, यहाँ पे 12 नहीं आ सकता, सॉरी 2 नहीं आएगा। अच्छा, क्वेश्चन में 2 लिखा था, बट मैं यहाँ पे शायद 12 लिख दिया था, बट यहाँ पे a आएगा, है ना। क्वेश्चन हो सकता है गलत है, मिसप्रिंट हो गया होगा, तो यहाँ पे a आएगा। तो जब भी इस तरीके से हो और हमें ये निकालना है, तो एक फॉर्मूला सिंपल हम याद रखेंगे, इसका हो जाएगा, जब भी इस तरीके से हो और इसका निकालना है, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा -2। ओके, जब भी इस तरीके से हो तो हमें इस तरीके से हो और हमें ये निकालना है, तो हम इस तरीके से करेंगे। तो ये हो जाएगा 144 - 2, तो ये हो जाएगा 144 में से 2 जाएगा तो 142। तो ये आ चुका है 142। तो कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन 3, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 22। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। थॉमस 38 वर्ष का है, उसका भतीजा उसे 26 वर्ष छोटा है। कितने वर्षों में थॉमस की आयु उसके भतीजे की आयु के 3 गुने से 14 वर्ष कम होगी? तो यहाँ पे थॉमस है, ये थॉमस और उसका भतीजा, तो ये भतीजा हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला है थॉमस 38 वर्ष का है, तो ये थॉमस 38 वर्ष का हो गया, और उसका भतीजा उससे 26 वर्ष छोटा है। तो 38 में से 26 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2, 3 में से 2 गया 1, तो 12 वर्ष का उसका भतीजा आ गया। अब आगे क्वेश्चन में बोला है कितने वर्षों में थॉमस की आयु उसके भतीजे की आयु के 3 गुने से 14 वर्ष कम होगा? तो चलिए मान लेते हैं 1 वर्ष बाद होगा, है ना, ऐसे मान लेते हैं 1 वर्ष बाद, माना 1 वर्ष बाद। ठीक है, तो 38 वर्ष वर्तमान का था, 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 1 वर्ष बाद ये हो जाएगा 38 + 1, वैसे ये हो जाएगा 1 वर्ष बाद 12 + 1, है ना, यही होगा। और आगे क्वेश्चन में बोला है कितने वर्षों में थॉमस की आयु उसके भतीजे की आयु के 3 गुने से 14 वर्ष कम होगी? तो हमने माना थॉमस का 38 + 1 वर्ष बाद उसके भतीजे की आयु ये है 12 + 1 के 3 गुना, इसका 3 गुना कर लेंगे से 14 वर्ष कम कर लेंगे, -14, अगर ज़्यादा बोलता तो +14 करते, है ना। तो इसको अब हम बराबर करके सॉल्व कर लेंगे, तो ये आएगा 38 + 1, उसके बाद ये हो जाएगा 12 × 36 + 3x -14, तो ये 36 इधर जाएगा, तो 38 - 36 2 हो जाएगा। उसके बाद ये 14 इधर आएगा +14, तो ये हो गया 16, है ना, 16, और ये हो जाएगा x उधर जाएगा, तो ये x माइनस में आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, तो 3x - x ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ से x हम निकाल सकते हैं, 2 × 8 = 16, तो x बराबर आ चुका है 8। तो क्वेश्चन में क्या बोला था निकालना, कितने वर्षों बाद उसकी आयु इतना हो जाएगी? तो हमने माना था 1 वर्ष बाद, तो x आ चुका है 8, मतलब 8 वर्ष बाद ये जो हो जाएगा
जो भतीजा है 3 वर्ष 3 गुना का 14 वर्ष कम हो जाएगा, कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 23। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक्स लोगों को किसी काम को 28 दिन में पूरा करने का ठेका दिया गया। 5 लोग बीमारी के कारण काम पर नहीं आए और बाकी लोगों ने 30 दिनों में काम पूरा कर लिया। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ये है समय और कार्य का क्वेश्चन, और ये टाइप है MDH कॉन्सेप्ट पे, MDH। ओके, MDH मतलब MDH मसाला वाला नहीं, MDH का मतलब है यहाँ पे मैन पावर, डी मतलब दिन और एच मतलब आवर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में 2 कंडीशन है, ये पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन। इस तरीके से हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहले बोला था एक्स लोगों को किसी काम को 28 दिन में पूरा करने का ठेका दिया गया। तो पहले एज्यूम किया गया था एक्स लोग, एम बराबर एक्स आ जाएगा और दिन यहाँ पे 28 आ जाएगा। तो इतने लोग काम करने का ठेका दिया गया था, लेकिन हुआ ये कि 5 लोग बीमारी के कारण काम पर नहीं आए। तो एक्स लोग माना था शुरू में एक्स लोग आएंगे, बट 5 लोग बीमारी से नहीं आए, तो ये हो जाएगा एक्स -5, है ना। -5 क्यों किए? क्योंकि 5 लोग नहीं आए बीमारी के कारण, और बोल रहा है जो आए मतलब बाकी लोग जितने लोग आए 30 दिन में काम पूरा कर लिया। तो यहाँ पे दिन आ जाएगा 30, आवर की बात ही नहीं हो रही है ना, इसलिए एच को हम इग्नोर कर देंगे। अब यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स -28 ये हो जाएगा 30x -3 × 15, तो ये हो जाएगा 150। उसके बाद ये उधर से आ जाएगा मतलब बराबर के इस साइड, तो ये 150 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। वैसे ये हो जाएगा 28, ये एक काम करते हैं एक्स को ऐसे ही लिखते हैं ना, 30x ये 30 है और ये माइनस, ये बराबर किस साइड जाएगा तो -28x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x 150, यहाँ से x का मान निकल जाएगा 75। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला था? बोला था बाकी लोगों ने 30 दिनों में काम पूरा कर दिया, तो x का मान ज्ञात करना था। तो x आ चुका है 75, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 24। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक पाइप एक टैंक को 3 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 1/4 भाग भरने में कितना मिनट लगेगा? तो ये है टंकी का क्वेश्चन, नल और टंकी। तो यहाँ पे एक नल है, सॉरी हाँ एक पाइप है, मतलब एक पाइप एक टंकी को 3 मिनट में भर देता है, और दूसरा पाइप क्या कर रहा है? 12 मिनट खाली कर रहा है। तो ये भर रहा है पहला वाला और दूसरा खाली कर रहा है, कितने मिनट में? 12 मिनट में। जब भी इस तरीके से हो, पहला नल इस तरीके से भर रहा है, दूसरा इस तरीके से भर रहा है या फिर खाली कर रहा है, तो हमेशा आप इसका एलसीएम ले लो। 3 12 का एलसीएम लेंगे हम तो आएगा 12। ये जो 12 आया है एलसीएम, यही होगा टोटल टंकी का कैपेसिटी। ठीक है, टोटल कैपेसिटी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है ना, नहीं, सबसे पहले टोटल कैपेसिटी निकाले। तो अब हम ये पहला नल का, ये 12 को 3 से भाग करेंगे तो पहला नल का एफिशिएंसी आ जाएगा, रेट आ जाएगा। तो इसको हम 12 को भाग देंगे 3 से, तो ये आएगा 3 चौक 12। तो एफिशिएंसी आ चुका है नल 1 का 4। आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में नल है या फिर पाइप है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन यहाँ पे कोई एक चीज़ है, नल है या पाइप है, ये मान लो एक है, मतलब दर्शा लिए हैं एक से, दूसरे नल को या पाइप को 2 से दर्शाएं। तो पहला नल इतने मिनट में भरता है, तो टोटल कैपेसिटी इस तरीके से हम निकालें, और एफिशिएंसी हम निकालेंगे 12 को 3 से भाग करके। वैसे ही 12 को 12 से भाग करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। बट यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये पहला वाला भर रहा है और दूसरा वाला खाली कर रहा है, तो जब भी खाली करता है तो ये एफिशिएंसी माइनस करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए। अब दोनों पाइप खोल दे रहे हैं तो टैंक का 1/4 भाग, तो टोटल तो ये था, अब इसका 1/4 लेंगे, तो 12 का 1/4 ये आ जाएगा, 4 कम 4 4 दिया, तो इतना आ जाएगा। अब बोल रहा है इतना जो आया टंकी का कैपेसिटी, इसको भरने में कितना मिनट लगेगा। तो अब दोनों नल एक साथ काम कर रहे हैं, तो 4 में से 1 अब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4 में से, मतलब एफिशिएंसी ये 4 -1, तो ये हो जाएगा 3। 4 में से गया 3, तो ये आ जाएगा 1। तो मतलब 1 मिनट में टंकी भरेगा। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 25। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। पुरुषों और महिलाओं सहित 150 खिलाड़ियों के एक समूह में 58% पुरुष है और पुरुष खिलाड़ियों का औसत वजन 82 kg है, जबकि महिला खिलाड़ियों का औसत वजन 72 kg है। समूह के सभी खिलाड़ियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, ये औसत का क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ इसको आप खुद से प्रैक्टिस करो और इसका आंसर कमेंट करके बताओ। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ आप खुद से इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं कि इसका मैं सिर्फ आंसर बता दूँ, आपको सिखाना भी मेरा मकसद है। ठीक है, तो आप इसको खुद से प्रैक्टिस करो। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ज़रूर पूछना। ठीक है, ज़रूर पूछना, ज़रूर। अगर नहीं बनेगा तो मैं इसका आंसर और मतलब सॉल्यूशन वीडियो बनाकर बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये जो 25 क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर लिखिए
ओके, उससे मैं समझ जाऊँगा और उसका सॉल्यूशन मैं आपको फिर से बता दूँगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे, दूसरे शिफ्ट का हम सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।